हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए आपका ये टेस्ट नंबर कितना है। तो टेस्ट नंबर आपका 14 का ये पार्ट नंबर दूसरा है। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हम टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, एक्चुअली ये टेस्ट सभी प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा लिया जाता है। ये सब ऑफलाइन टेस्ट होता है यहाँ पे, तो इसका हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, अभी और भी ज़्यादा टेस्ट हो चुका है, वहाँ पे हम सभी टेस्ट ले आए हैं, धीरे धीरे आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, और खूब अच्छा से पढ़िए क्योंकि आपका एग्जाम का भी कैलेंडर आ गया है, तो जितना हो सकता है मेहनत कीजिए पूरे दम लगा के। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग की बात किया है। तो जब भी आपको साइंस में रेजिस्टेंस के टर्म में हीटिंग की बात करें तो हीट यानी कि एच से इसको डिनोट करते हैं, क्यू से भी करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि I² होता है, ये हीट के लिए फॉर्मूला होता है। और ये जो होता है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग? तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि जूल्स का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जूल्स का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन मतलब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि आपका ओम्स के जो नियम है, ये क्या बोलता है कि V में जो IR होता है ये ओम्स लॉ होता है। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस, करंट और मतलब वोल्टेज में एक रिलेशन पता चल जाता है, लेकिन ये लीनियर के लिए ही सिर्फ वैलिड होता है। अगला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ये है, जैसे कि फ्राडे का नियम, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपका काम करता है। और न्यूटन का नियम की अगर बात करें तो इसके बारे में तो बहुत सारा कुछ है, जैसे कि इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि अगर मतलब जैसे कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो पिंड है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जो पिंड बड़ा होगा वो अपने तरफ छोटा पिंड को खींचेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। कह रहा है कि यानी कि लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है क्या होता है। तो देखिए जो लिटमस होता है उसका प्राकृतिक रंग होता है बैगनी कलर का, उसका प्राकृतिक रंग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको एसिड के अंदर यानी कि अम्ल के अंदर जब डुबाएंगे लिटमस को, तब ये कैसा निकलेगा? तो ये आपका रेड निकलेगा। कैसा निकलेगा? रेड। लेकिन इसी को जब आप बेस के अंदर यानी कि क्षार के अंदर डुबाएंगे तब आपका कैसा निकलेगा? तो यानी कि ब्लू, नीला निकलेगा। ठीक है, समझ गया बातों को। तो लिटमस को जब आप बेसी में डालेंगे तो मतलब रेड हो जाएगा, और जब आपका मतलब किस में डालेंगे तो बेस में डालेंगे तब आपका ब्लू हो जाएगा। ये सब बातें आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक यानी कि डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों निम्न होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि सोडियम का जो होता है दोनों चीज़ें कम होता है। इसका डेंसिटी भी कम होता है और मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जो ऑप्शन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। और सोडियम जो होता है आपका हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको किरोसिन के तेल में रखा जाता है। बाहर निकालेगा तो ये रिएक्ट हो जाएगा जो मतलब वायुमंडल के एयर से मिल करके, इसीलिए इसको किरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का जो प्रयोग प्रायः डैश डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो मतलब इसका जो नियंत्रक है जो इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो मतलब प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ को परिसरण करता है, यानी कि सर्कुलेशन करता है पौधा के अंदर। तो देखिए जाइलम जो होता है जिसका जिम्मेवारी क्या होता है कि पूरे पौधे के अंदर जो है आपका जल और खनिज पदार्थ है उसको मतलब पूरे में पहुँचाना। ठीक है, आप स्पेशली खनिज पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जब भी खनिज आता है तो लोगों को लगता है ये खाने पीने वाला सामान है पौधों के लिए, तो इसीलिए वो फ्लोएम में टिक लगा देते। तो आप उसके फोकस कीजिए कि जाइलम और जो आपका खनिज है, खनिज लवण है, उस दोनों जो है मतलब जल और खनिज लवण दोनों को जाइलम टिश्यू के द्वारा ही जो पूरे पौधे में सर्कुलेट किया जाता है। जबकि फ्लोएम के द्वारा क्या, तो जो भोजन मतलब तैयार हो जाता है पत्तियों के द्वारा तैयार कर दिए तब पूरे पौधे में सर्कुलेट करने का काम फ्लोएम का होता है। तो ठीक है, तो भोजन को कौन ले आता है? फ्लोएम, और जल को और खनिज को कौन? तो जाइलम ले आता है। और फ्लोएम और जाइलम दोनों है क्या? तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोएम और जाइलम कैसा टिश्यू है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है,
ऑप्शन एक में आपका कि कैम्बियम है। ठीक है, देखिए कैम्बियम क्या होता है ना कि एक लेयर होता है, जैसे कि आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो लेयर बनता है उसी को हम कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम जाइलम को यानी कि XY से लिखे और फ्लोएम के PH से लिख दिए और इस बीच में जो ये लाइन लगाए हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, करा कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति कितना होगा। देखिए आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, तो मतलब आपको हर्ज निकालना है, टाइम निकालना है, मतलब जैसे कि हर्ज फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करिए, जो टाइम दिया उसको उल्टा कर दिए, तो ये 1 में कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तब 25 आ जाएगा, हर्ज में आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आर्गन और नाइट्रोजन का जो प्रयोग है ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के लिए किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लगभग 3400 से लेकर के और 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब मान लीजिए कि पहले जो बल्ब था वो वैक्यूम ही था, मतलब उसके अंदर कोई भी गैस नहीं रहता था, तो इलेक्ट्रिक मतलब करंट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और जल्दी जो है ये टंगस्टन पिघल जाता था। तो इसके अंदर जो गैस ये भरा जाता है ना जैसे आर्गन और नाइट्रोजन, तो इसका पर्पस क्या होता है कि ऊष्मा को संचरण करना। संचरण मतलब बाहर निकलने देना थोड़ा थोड़ा ऊष्मा को, ताकि वो क्या हो ना कि फिलामेंट जल्दी न गल सके। इसीलिए जब जो बहुत देर से बल्ब जल रहा होगा उसके पास देखिएगा थोड़ा थोड़ा हीट निकलते रहता है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 से, कह रहा है कि स्टार फिश डैश डैश समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्टार फिश जो है आपका इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। इस संघ के जीव जो है समुद्र में होता है, मतलब पानी में जनरली होता है। ठीक है, स्टार फिश जो है ये फिश नहीं है। ठीक है, जो आप मतलब फिश लगा है इसमें, लेकिन स्टार फिश में नहीं आता है, इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है लेकिन ये फिश नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका एनेलिडा का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो दो आपको खास करके याद रखना है, जैसे कि आपका जोक हो गया और केचुआ, ये दोनों बार बार पूछा जाता है तो और भी सारा, लेकिन ये दोनों बार बार पूछा जाता है एनेलिडा के लिए कि जोक और केचुआ जो होता है ये आपका एनेलिडा का उदाहरण है। ठीक है, और पोड़ीफेरा एक ऐसा मतलब जंतु है जिसके ऊपर शरीर के ऊपर बहुत सारा छिद्र होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। देखिए आपसे एग्जाम में सीधे सीधे दर्पण का सूत्र पूछता है ना, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना है, पूरा का पूरा आपका टर्म पॉजिटिव ही होगा। जब आपका अवतल या उत्तल दर्पण मतलब करेगा तब जा करके आपका नेगेटिव पॉजिटिव या साइन कन्वेंशन का रूल आएगा। तो ये अवतल और उत्तल में जब लगाता है ना तो वो नोमरिकल के पर्पज से पूछता है, तब वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन वो देता है, चाहे वस्तु कहाँ पे है, इमेज कहाँ बनेगा, वो सब आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा, तब आप अवतल या उत्तल की तरफ जाइएगा। अगर ये चीज़ें नहीं दिया है, सिर्फ दर्पण पूछ रहा है, तो 1/a फिजिकल टू में 1/u प्लस में 1/v, बस आपको सबके सब क्या होगा तो पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि ये दर्पण के जगह आपको लेंस कर देगा, LENS, अगर लेंस कर दिया ना तब यहाँ पे u के आगे आप माइनस लगा लीजिए, यानी कि 1/a फिजिकल टू 1/u और प्लस में 1/v, मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगा करके चलना है। ये किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए। लेकिन फिर इसमें दो टर्म आएगा, एगो तो आएगा आपका कन्वेक्स लेंस और एगो आएगा कनकेव लेंस। तब वहां पे फिर आपको ओरिएंटेशन पे जाना पड़ेगा, नोमरिकल पूछेगा तो आपको क्वेश्चन पे वो बेस्ट होगा, उसमें आपको ओरिएंटेशन पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। लेकिन अगर सिर्फ फार्मूला पूछता है तो दर्पण के लिए ये और लेंस के लिए ये, लेंस में नेगेटिव लगता है यू से पहले। अगला देखिए दोस्तों, अगर मैं इस जो टेस्ट जो भी आपको कराता हूँ इसमें हम टेस्ट 1 से लेकर के और ये 11 तक सभी डिस्कशन वाला टेस्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, और टेस्ट नंबर आपका 12, 13, 14, 15 और 16, ये 5 गो टेस्ट का हम एक के साथ जो है मतलब ये 34 MB का फाइल है, पूरा अच्छे से स्कैन करके, और इसमें बिल्कुल वो फ्रेश टेस्ट है, इसका हम आपको मतलब PDF बना दिए, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको लेना है तो मतलब ये आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है 1 से लेकर 11 तक, जो आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका मतलब 50 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि मोबाइल का ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो ओडोमीटर जो है किसका मापन करता है, तो ये आपका दूरी का मापन करता है। किसका मापन करता है, दूरी का मापन करता है। ठीक है,
और स्पीडोमीटर जो होता है ये मतलब स्पीड को मेजर करता है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा लोग, जैसे कि ऑडोमीटर है ना, तो कई लोग को लगता है कि ये मतलब गति के ही मापन करता है। नहीं, ऑडोमीटर जो है दूरी का मापन करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, और एक टेकोमीटर होता है जो आरपीएम के यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट मेजर करता है। ये टेकोमीटर क्या होता है कि जैसे कि आप देखिए जनरेटर कुछ भी चलता रहता है तो इसका छोटा सा जो निकला रहता है और ये जो आपका रोटेट करते रहता है, या फ्लाईव्हील बड़ा सा रहता है ये रोटेट करते रहता है। तो ये टेकोमीटर ऐसा डिवाइस होता है कि अगर आप इसको टच कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको रीडिंग शो करेगा, यहाँ पे रीडिंग शो करेगा ना कि ये कितना रेवोल्यूशन पर मिनट चल रहा है, वो आपको रीडिंग शो करेगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। कह रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ओम्स का रूल क्या कहता है कि V इजिकल टू में IR होता है। ठीक है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यहाँ पे धारा की बात कर रहा है तो I जो होगा मतलब इसी दोनों के बीच रिलेशन देखना, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि I इजिकल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के धारा जो होता है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से जो है मतलब उसको निकाला जाता है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसके पास ऐसा मतलब क्षमता होता है कि बहुत ज़्यादा नमी को अवशोष कर सकता है। क्या कर सकता है, नमी को अवशोष कर सकता है। तो इसी नली से हम उस आर्द्र गैस को अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ना कि मतलब वो फ्रेश गैस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ नहीं बताई, ये टेस्ट जो है ना जैसे कि आपका मतलब 12 से लेकर के और जो 16 तक 5 टेस्ट या प्रिंट करा सकते हैं 52 पेज में। ठीक है, और अपने पास इसको रख सकते हैं या उसको मतलब सेट के रूप में भी लगा सकते हैं या सॉल्यूशन उसके ऊपर लिख सकते हैं, ये सब व्यवस्था आप उस पर कर सकते हैं। अगला देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिंट फॉर्मेट में। अगला जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व जो है आपका क्षार धातु वर्ग से नहीं है। तो क्षार धातु वर्ग से इसमें कौन नहीं, तो देखिए एक तो जो आपका पहला ग्रुप होता है ये होता है आपका क्षार धातु होता है, और दूसरा जो होता है ये आपका मतलब क्षारीय मृदा होता है। ठीक है, तो पहला में जो भी आएगा वो आपका क्षारीय धातु होगा, और दूसरा में जो आएगा, पहला में क्षारीय धातु और दूसरा में जो आएगा आपका ये होता है क्षारीय मृदा धातु होता है। तो कैल्शियम जो आएगा आपका 20 पे होता है, तो मतलब ये दूसरा ग्रुप में चला जाएगा, तो ये आपका क्षारीय मृदा धातु होता है। जबकि आपका पोटेशियम जो आपका 19 पे होता है, सोडियम जो आपका 11 पे होता है, सोडियम कितना पर, Na जो होता है आपका 11 पे होता है, रुबेडियम ये सब आपका पहले वाले में ही आता है। तो ये सब आपका क्षारीय हो गया, जबकि आपका जो कैल्शियम हो गया ये आपका क्षारीय मृदा धातु हो गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती हैं। तो देखिए स्वैच्छिक यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अपने इच्छा अनुसार। तो देखिए मेढक का कूदना, मेढक को जब मन होगा तो कूदेगा, नहीं मन होगा तो बैठा हुआ रहेगा, तो ये मतलब अपने इच्छा अनुसार हो गया ना। तो एक तो आपका आंसर ये हो गया। अगला पढ़िए, कह रहा है कि पेट में भोजन की गति, नहीं पेट में भोजन की गति इच्छा के अनुसार मतलब जो वो ट्रेवल नहीं करता है, वो अपने आप, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन वो पेट के अंदर जो आंत के अंदर जो ट्रेवल करेगा वो उसका गति खुद का है, उसके अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं करेगा। उसके बाद हृदय का धड़कना, नहीं ये भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता है, वो अपने आप 24 घंटा धड़कते रहता है। लेकिन हाथ से लिखना ये अपने इच्छा के अनुसार आप करते हैं, आपको मन है तो लिख रहे, नहीं मन है तो नहीं लिख रहे। तो 1 और 4 जो होगा ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन यानी कि रीजेनरेशन और मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रा जो है ये दोनों के द्वारा आपका होता है, जैसे कि रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि बर्डिंग दोनों के द्वारा उत्पन्न जो होता है ये आपका हाइड्रा होता है। जबकि ईस्ट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मुकुलन यानी कि बर्डिंग के द्वारा होता है, और अमीबा जो होता है ये विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है, किसका मापन कहलाता है। देखिए किसी भी द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान है उतना ज़्यादा उसमें इनर्सिया है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मास जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्सिया के होता है। तो आप मास का मापन कर लीजिए चाहे इनर्सिया का मापन कर लीजिए, बात बराबर ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा 1 kg के सामान आपके टेबल पर रखा है, बहुत आसानी से खींच लीजिएगा क्योंकि इनर्सिया तो नीचे लग ही रहा है ना, तो बहुत है। लेकिन 20 kg का होगा तो आप जल्दी नहीं खींच पाइए, क्यों, क्योंकि उसका मास बढ़ गया, मतलब उसको
कॉन्टैक्ट वाला इनर्सिया जो है वो भी आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्सिया के। तो अगर आप मास के मेजर करते हैं मतलब इनर्सिया का भी मेजर ऑलरेडी हो जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पित्तल के घटक यानी कि कंपोनेंट जो होता है किस किस से मिलकर के बना होता है, तो तांबा और जस्ता से। ऐसे आप याद रख लीजिए, जैसे कि पिताजी, ऐसे याद रख लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका पित्तल और ये आपका तांबा और ये जस्ता हो जाएगा। तो ऐसे मतलब इसको याद रख सकते हैं छोट, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो अगर एक टर्म याद रख लेते हैं ऐसे पिताजी, तो मतलब इससे आपका ये हो जाएगा, ये पित्तल हो जाएगा, ये आपका तांबा और ये जस्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, कारण निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए परमाणु नाभिक जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत होता है, बिल्कुल होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है, जैसे आप बोलते हैं ना जियोथर्मल एनर्जी, जो जैसे कि पृथ्वी के अंदर से जो गर्म जल निकलता है कहीं कहीं, जहाँ पे नीचे जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वहाँ से जो मतलब कोई भी अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो गर्म निकलेगा बाहर की तरफ, तो उससे भी आपका मतलब एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। जो आपका ज्वार भाटा होता है ये भी आपका एक ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे पानी उछल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी टरबाइन लगा दिया या कुछ भी लगा दिया जाए तो उससे भी आपका ऊर्जा निकाला जा सकता है, लेकिन आपका संचित भूमि से ऊर्जा नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है नहीं है स्रोत। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक यानी कि ग्रीक लेटर डैश डैश से दर्शाया जाता है। तो ये आपका लेमडा है ग्रीक लेटर, इसके द्वारा आपका तरंग जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, और देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका वेव हो गया, ठीक है, ये आपका वेव हो गया, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम इसी को बोलते हैं क्या, लेमडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, लेमडा बोलते हैं, और यही आपका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो दो आने की देखिए दो क्रस्ट या दो टफ के बीच में मान लीजिए कि अगर दो टफ हो जाता है, इधर का मेरा पेन नहीं जा रहा लेकिन फिर भी मैं ऐसे हाथ से कर दे रहा हूँ। देखिए ये दोनों के बीच मतलब दो क्रस्ट, ऊपर वाला क्रस्ट बोलते हैं, या तो दो क्रस्ट या तो दो टफ के बीच का जो दूरी होता है उसी हम क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मतलब किसके बीच का दूरी जो होता है ये आपका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होता है, तो दो क्रस्ट या दो टफ के बीच की दूरी जो होता है ये होता है। ठीक है, समझिए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि आपका अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा होता है हमेशा पॉजिटिव कण होता है, बीटा हमेशा नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है ये न्यूट्रल होता है ऑलवेज। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच क्या होता है। तो जितना कम वैल्यू होगा पीएच का उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। तो 0 वाला जो होगा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसी तरह से 14 वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ग के जानवर की त्वचा जो है सुरुक और ग्रंथि विहीन होता है। तो ये आपका सरसरीप जो उभयचर होता है ना, सरसरीप उसी का उभयचर बोल दिए, सरसरीप का जो होता है ना ये त्वचा जो होता है सुरुक और ग्रंथि विहीन होता है, जो आपका सरसरीप होता है उसका। इसमें 3 चेम्बर हर्ट होता है सरसरीप में, जबकि आपका पक्षी में 4 चेम्बर, स्तनधारी में 4 चेम्बर हर्ट होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि शोल्डर यानी कि टाका जो होता है किसका घटक होता है। तो ये आपका लीड और टिन से बना होता है, लेकिन इसका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। जैसे कि पीबी जो हो गया ये आपका लीड हो गया, और प्लस में एसएन जो हो गया टिन हो गया। जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो मतलब टिन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है 63%, जबकि आपका लीड जो होता है ये आपका 37% होता है। दोनों मिला करके 100% वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना परसेंटेज के साथ ही, जो कि लीड जो होता है कितना होता है 37%, और टिन जो होता है आपका 63% होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण में सामान्यतः डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका, तो देखिए अलवाय का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीज़ अलवाय के माध्यम से बनता है ना वो बहुत उच्च तापमान को मतलब सह सकता है, बियर कर सकता है। जैसे कि आप इंजन चलते हुए देखे हुए हैं तो उसके अंदर जो पिस्टन का जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन बना होता है, जो मूवमेंट होता है वो बहुत हीट हो जाता है, तो वो भी आपका अलवाय का ही बना होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। यहाँ पे पुरुष लगा दिया, इस पर आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 23 हो जाएगा। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 होता है। अगला देखिए,
अगला जो होता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष का विभाज्य करता है। जैसे कि तना जो होता है, जैसे कली निकला हुआ रहता है, देखते हैं ना कि ऐसे कली निकला रहता है, ठीक है, बाद में फिर ये विभाजन होकर के 2 गो 3 गो ऐसे बन जाता है। तो ये विभाजन होता है किसके वजह से होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक के वजह से ये होता है, जिसको अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो नीचे चाहे ऊपर जो विभाजन होता है जो शीर्ष का होता है वो किसके वजह से, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक से होता है, जबकि आपका पार्श्व विभाज्योतक ऊतक जो होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, इसके वजह से तना का मोटाई बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है इतना मोटा है, ठीक है, बाद में ये और मोटा बढ़ गया, इधर की तरफ मोटाई इसका बढ़ गया, ठीक है, तो ये किसके वजह से हो गया, तो ये आपका मतलब लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से हो गया। पैरेनकाइमा का काम क्या होता है कि जो भी पौधे के अंदर जो भोजन तैयार हुआ उसके भोजन को संग्रहण करना, मतलब भंडारण करने का काम जो होता है, पैकेजिंग करने का काम, ये आपका पैरेनकाइमा के होता है। ऐसे भी आप याद रखिए, देखिए पैरेनकाइमा भी पी से लिखिएगा और पैकेजिंग भी पी से लिखिएगा, तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रख लीजिए, ठीक है। जबकि स्केलेनकाइमा का काम क्या होता है कि ये पौधे के अंदर जो क्या तो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रदान करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये बायो बैंक योजना शुरू किया गया। मतलब इसमें सरकार के द्वारा प्लास्टिक जो मतलब कूड़ा करकट जो होता है ना प्लास्टिक, वो खरीदा जाएगा। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, करा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विक्की कौशल को मिला। इस सेट के अंदर जो भी 5, 7, 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए I2U2 में 2 गो तो आपका आई वाला देश होगा और 2 गो यू वाला देश होगा। तो आई वाला देश भारत है, इजराइल भी आपका आई वाला देश है, ठीक है, अमेरिका आपका USA वाला देश है तो यू से हो जाएगा, और ये वो आपका UAE हो जाएगा। यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन देश है, तो भारत, UAE, इजराइल, अमेरिका इसमें शामिल है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका मतलब जो है उद्घाटन किया गया, आयोजित किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला जो आपका डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और लद्दाख के ये यानी कि चांगथा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहीं पे लद्दाख के अंदर जो चांगथा वन्य जीव अभ्यारण्य है वहीं पे पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन करा 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा, तो कतर में नहीं किया जाएगा। जबकि आपका 2026 में जो आपका फीफा होगा ये कहाँ कहाँ होगा, तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको तीनों में एक ही साथ होगा, ठीक है। जबकि कतर में जो होगा आपका 2022 में हो रहा है, 2026 में नहीं, 2022 में। अगला देखिए, अगला जो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहना है कि जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है वो आपका असम है, ठीक है। देखिए असम जो है ये आपका 36वां मतलब अंतिम जो है राज्य बना है जो वन नेशन वन कार्ड को लागू किया है। जबकि महाराष्ट्र जो है ये पहला ऐसा राज्य था जो लागू किया था। तो आपको पहला और जो अंतिम है ये दोनों याद रखना है। अगला जो आपका 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो किस देश में ये पाई गया, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया में पाया गया। और ये कंबोडिया में एक नदी है मेकोंग नदी, वही मेकोंग नदी में ये पाया गया है। ये 13 फीट इसका लंबाई है और 300 kg इसका वजन है, जो मीठे पानी की मतलब सबसे बड़ी मछली है विश्व में, कंबोडिया में पाया गया। अगला देखिए, अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 23 जुलाई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जुलाई या जून जो भी हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सही है, 2022 याद रखिए ना, इसी से हो जाएगा काम, ठीक है। 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT यानी कि GSAT 24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो इसका सफल परीक्षण जो है आपका कोरू, मतलब ये फ्रांस के मतलब प्रक्षेपण यंत्र केंद्र है कोरू, यहाँ से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया GSAT 24। आप सीधे याद इतना रखिए कि GSAT जो है आपका यानी कि GSAT जो है 24 का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, तो फ्रांस
रिलायंस के कोडू से किया गया और ये टाटा के द्वारा जो DTH सर्विस है ना उसके सर्विस प्रोवाइड के लिए, मतलब उसी के सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया, मतलब प्रक्षेपण किया गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि सितंबर से अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजरात करेगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात करेगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपको पूरा का पूरा जितना भी जीके जीएस और साइंस पूछा हुआ था ये सब हम आपको करा दिए। और आप अगर चाहते हैं PDF, मतलब इसका जो PDF है तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास ये सेट को भी मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मतलब आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको आप लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं, और उसको नंबर ऑफ टाइम एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। देखिए हम एक बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए पढ़ते तो सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत से अगर छूट जाता है ना तो इसमें आप अपने आप को कमी आपके अंदर क्या है ना उसको अभी निकाल करके बाहर कीजिए। जिस दिन एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा ना उस टाइम में आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि हम अपने कमियां को दूर करें। उस टाइम जो होगा आपके पास सिर्फ इतना टाइम होगा कि जो आप किए हैं उसको रिवीजन करने में वो टाइम खत्म हो जाएगा। तो अभी उन सब कमियों को बाहर निकालिए और जितना टेस्ट डिस्कशन किए रहे हैं उस सब टेस्ट को अच्छा से देखिए और भी बुक पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए, ठीक है। 1 घंटा कम सोइएगा तो कोई भी दिक्कत उसे नहीं हो जाएगा। 2 महीने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ना आराम से पूरे रात सोइएगा, चैन की नींद, ठीक है। एक बार अगर हो जाएगा ना तो पूरे रात आराम कीजिएगा। लेकिन अभी जो टाइम है इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करिए, तभी आपको एक सेट पक्का मिलेगा, एक सीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी मार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।